माइक नहीं, डेविड कैली चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हॉर्न के शोर और लोगों की चीखों पुकार में दब गई। सुरंग में अफरा तफरी मची हुई थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। माइकल मोटरसाइकिल सवार की तरफ भाग रहा था। मोटरसाइकिल प्लाईमाउथ से कोई 20 गज आगे जा गिरी थी। माइकल को एहसास था कि मर्सिडीज भी रुक गई है। उसको कार के दरवाजे खुलने का एहसास भी हुआ, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज मोटरसाइकिल सवार का साकत वजूद था। वो उसकी तरफ से परेशान भी था और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार के पास पहुंचकर वो घुटनों के बल बैठ गया। गहरे रंग के वाइजर ने मोटरसाइकिल सवार का चेहरा पूरी तरह छुपाया हुआ था। बस उसके दांत नजर आ रहे थे, जिनके बिछे होने से तकलीफ का इजहार हो रहा था। बज़ाहिर तो वो जख्मी नहीं था, लेकिन वो गिरा बहुत बेतुका था। अंदरूनी चोट हो सकती थी। तुम ठीक तो हो? उसने मोटरसाइकिल सवार से पूछा। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? मोटरसाइकिल सवार कराहा और कुछ बुड़बड़ाया। उसकी जुबान माइकल की समझ में नहीं आई। ऐसे मौकों पर वो हमेशा बेबसी महसूस करने लगता था। वो उठ खड़ा हुआ और उसने मदद की जुस्तजू में सर घुमा कर देखा। वहां उसे जो कुछ नजर आया, उसे देखकर वो दहशतजदा हो गया। उसे अपनी जिल्द के नीचे चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। मर्सिडीज से 2 आदमी उतरे थे। उनके जिस्मों पर ओवरऑल थे और सरों पर मोटरसाइकिल सवार जैसे हेलमेट। उनमें से एक प्लाईमाउथ की तरफ दौड़ रहा था और उसने माइकल के देखते ही देखते प्लाईमाउथ के खुले दरवाजे से ड्राइविंग सीट पर छलांग लगा दी। दूसरा आदमी दौड़ता हुआ खुद माइकल की तरफ आ रहा था। कैली ने हरकत भी नहीं की। उसे हरकत करने का मौका भी नहीं मिला। प्लाईमाउथ को रुके 10 सेकंड हुए होंगे कि हेलमेट लगाए हुए वो शख्स कार में घुस आया। डेविड कैली को वो बेचेहरा शख्स किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई किरदार लगा। उस शख्स ने पलटकर ड्राइविंग सीट की पुश्त से टेक लगाई और हाथ बढ़ाकर एक बहुत बड़े रिवॉल्वर की नाल डेविड कैली की गर्दन से लगा दी। दूसरे दस्ताना पोश हाथ से उसने कोई चीज डेविड की तरफ उछाली। वो आटे का एक छोटा सा थैला था। लो, इसे जल्दी से अपने मुंह पर चढ़ा लो। वो गुर्राया, वरना मैं गोली चलाने में दरेग नहीं करूंगा। तरबियत छठी और इस एहसास ने कि उसे बुरी तरह फांस लिया गया है, माइकल के बदन में बिजलियां भर दी। वो बहुत तेज से हरकत में आया। उसने नाकाबिले बयान फुर्ती से अपने बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला, उसका घोड़ा चढ़ाया और साथ ही घुटने के बल बैठ गया। उसका निशाना वो शख्स था जो उस पर जपटा चला रहा था। वो ट्राइगर दबा रहा था कि कोई सख्त चीज पूरी कुव्वत से उसके सर के अकबी हिस्से से टकराई। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर को उठा। फायर की गूंज दीवारों के दरमियान गूंज कर रह गई। गोली सुरंग की छत में घुसी और माइकल मुंह के बल नीचे गिरा। इसके बावजूद उसने एक कोहनी टिकाकर खुद को बिखरने से महफूज रखा और तेजी से दाएं जानिब लुढ़का। मोटरसाइकिल सवार ने, जिसने उसके सर पर वार किया था, उसे काबू में करने के लिए उस पर छलांग लगाई, लेकिन उसके लुढ़कने की वजह से घुटनों और कोहनियों के बल सड़क पर गिरा। रिवॉल्वर अब भी माइकल के हाथ में था। उसने एक और कलाबाजी खाते हुए खुद को उठाया। उसे एहसास हो गया कि उस पर झपटने वाला उसके सर पर आ पहुंचा है, और यह एहसास उसे और ताखीर से हुआ कि हमलावर के हाथ में रिवॉल्वर भी है। माइकल ने फुर्ती से और अंधाधुंध फायर किया, लेकिन ट्रिगर दबाते हुए भी उसे एहसास था कि वो हार गया है। गोली हदफ से बहुत दूर गई। सीमर कोइन ने बचने की कोशिश भी नहीं की। 8 फुट के फासले से उसने 2 गोलियां चलाई। पहली गोली माइकल के हलक में लगी। झटका इतना शदीद था कि वो सुरंग की दीवार से टकराया। दूसरी गोली उसकी पेशानी पर लगी और गुद्दी की तरफ से बाहर निकल गई। वो दीवार से फिसलता हुआ नीचे गिरा। सुरंग में इंजनों की आवाज और हार्नों के शोर से बुलंद तरीन चीखें उभरी। मर्सिडीज और प्लाईमाउथ के पीछे 100 गज तक ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका था। गाड़ी से उतरने वाले एक छोटे से गिरोह की सूरत में इकट्ठे हो चुके थे। सीमर और सफदर उनकी तरफ लपके तो वो घबरा कर तितर बितर हो गए। दफा हो जाओ यहाँ से, सीमर ने रिवॉल्वर लहराते हुए अंग्रेजी में कहा। वो दोनों प्लाईमाउथ में बैठ गए। सफदर ड्राइविंग सीट पर था। सीमर पिछली नशिस्त पर डेविड के बराबर बैठा था। जे ने पलट कर सीमर की तरफ देखा। हेलमेट की वजह से वो बेचेहरा नजर आ रहा था। तासुर का पता सिर्फ लहजे से चल सकता था। ये तुम क्या कराए? उसके लहजे में मायूसी थी। जिंदगी और मौत का मामला था, सीमर ने जवाब दिया। वो न मरता तो मैं मारा जाता, लेकिन जुनूनी आदमी, तुमने उसे खत्म कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डेविड कैली एक कोने में तना हुआ बैठा था। उसका चेहरा थैले में छुपा हुआ था। उसने पहली बार जुबान खोली और लरजती आवाज में पूछा, तुम लोगों ने मेरे ड्राइवर को कत्ल कर दिया। तुम चुप बैठे रहो। सीमर ने उसे डपटा। उसने रिवॉल्वर रख दिया था और अब भरी हुई हाइपोड्रीमिक सिरिंज के महलूल को हिला रहा था। मेरी बात का जवाब दो। मैंने फायरिंग की आवाज सुनी थी। क्या तुमने मेरे ड्राइवर को मार डाला है? मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। सीमर कोइन चिल्लाया। और साकत बैठे रहो। यह कहकर उसने मजबूती से कैली की बाईं कलाई थाम ली। अगले लम्हे सिरिंज की सुई कैली की नस में दाखिल हो गई। कैली सिसकी लेकर आ गया। प्लाईमाउथ 80 की रफ्तार से सुरंग से बाहर निकली। एक लम्हे को कुदरती रोशनी से उनकी आंखें चुंधे आ गई। ट्रैफिक की एक गश्ती गाड़ी सुरंग के दहाने की तरफ बढ़ रही थी। उसकी छत पर नारंगी रंग का इमरजेंसी लैंप गर्दिश कर रहा था। इसके अलावा गश्ती पुलिस के 2 कारकुन सड़क की तरफ झपट रहे थे। उन्होंने प्लाईमाउथ को रुकने का इशारा किया।
صفدر نے گاڑی کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ ان دونوں نے پھرتی سے اچھل کر خود کو بچایا۔ ہمارے منصوبے میں خون خرابے کی گنجائش نہیں تھی، جے نے کشیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے منصوبے میں اس وقت تک خاموش رہنا ضروری تھا جب تک یہ ملون سو نہ جائے، سیمور نے کیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جے نے اپنی سٹاپ واچ کو دیکھا اور بولا 1 منٹ 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ مرسیڈیز سے نکلتے ہوئے اس نے سٹاپ واچ کا بٹن دبا دیا تھا۔ کام شیڈول کے مطابق ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈو میٹر کی سوئی اب 90 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ اس کا رخ ہاربر روڈ کی طرف تھا۔ کیلی پر دوا کا فوری اثر ہوا تھا۔ وہ سیٹ پر ڈہ گیا تھا۔ سیمر نے اس کے چہرے پر چڑھا ہوا تھیلا اتارا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھا، کہیں وہ سن تو نہیں رہا ہے۔ آپریشن کے شروع ہونے کے 1 منٹ 50 سیکنڈ بعد پلائی ماؤتھ وہاں جا کر رکی جہاں سعادت ڈاک گاڑی میں ان کا منتظر تھا۔ ان کی گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا، پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہیں کیلی کو کار سے اتارنے اور ڈاک گاڑی کے عقبی حصے میں منتقل کرنے میں 15 سیکنڈ لگے تھے۔ مزید 10 سیکنڈ انہوں نے پلائی ماؤتھ کو چیک کرنے میں لگائے کہ کہیں وہ کوئی نشان چھوڑ کر تو نہیں جا رہے۔ واکی ٹاکی، ہائپوڈرمک سرنج اور تھیلا بھی ڈاک وین کے عقبی حصے میں ڈال دیا گیا۔ صفدر، سیمور اور جے بھی عقبی حصے میں بیٹھ گئے۔ عقبی دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے گئے۔ وین روانہ ہو گئی۔ ان کا رخ سرنگ کی طرف تھا۔ موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے سرکاری افراد وہ 4 گشتی پولیس مین تھے جنہیں جے اینڈ کمپنی نے سرنگ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن مانیٹر پر دیکھ لیا تھا کہ وہ کوئی عام حادثہ نہیں، لیکن وہ صورتحال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے۔ جائے وقوع پر پہنچنے کے 2 منٹ بعد تک بھی وہ صورتحال کو نہیں سمجھ سکے۔ وہاں کی ہسٹریائی صورتحال میں ان کے لیے توجہ مرتکز کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ 100 سے زیادہ افراد مسلسل ان کے کان پر بولے جا رہے تھے۔ الیکٹرانک کیمرے اس نوعیت کے تھے اور ان کی پوزیشن ایسی رکھی گئی تھی کہ وہ ٹریفک کنٹرول کر سکتے تھے۔ وہ بڑے پیمانے پر جزیات دکھانے کے لیے نہیں تھے، لہٰذا صورتحال بہت الجھی ہوئی تھی۔ ایک موٹر سائیکل سوار اپنی سواری سمیت یوں گرا تھا کہ اس نے سڑک کے دونوں حصوں کو بلاک کر دیا تھا۔ آگے والی کاروں سے مسافر اتر کر اس کی مدد کے لیے لپکے تھے۔ پھر جانے کس بات پر جھگڑا ہوا۔ ایک آدمی نے دوسرے کو ریوالور سے دمکایا۔ وہاں آڈیو کا بندوبست نہیں تھا، لہٰذا مانیٹرز پر فائرنگ کی آوازیں نہیں سنی گئی۔ آخر میں انہوں نے آگے والی ایک گاڑی کو بہت تیز رفتاری سے جاتے دیکھا۔ گشتی پارٹی کے لیڈر نے اندازہ لگانے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے سوچا بعد میں بہت وقت ہوگا، دیکھ لیا جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ایک ماتحت کو سرنگ کی دیوار کے قریب گرے ہوئے آدمی کے متعلق تفتیش کرنے کے لیے بھیجا۔ دوسرے کو اس نے گاڑیوں کا جائزہ لینے اور زخمیوں کی تعداد معلوم کرنے پر مامور کیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ قریب ترین ایمرجنسی ٹیلی فون کی طرف لگا۔ فون پر اس نے پونا سائٹ کے کنٹرول سینٹر سے رابطہ کیا۔ ہمیں گاڑی کھینچنے والی باری گاڑیوں کی ضرورت ہوگی، اس نے کہا۔ اس طرف سے وہ گاڑیاں نہیں آ سکتی، لہٰذا ہمیں دوسری سرنگ بند کرنا ہوگی۔ آپ کے مانیٹر نے جانے والی گاڑی دکھائی ہوگی، اس کے متعلق ہر تھانے کو مطلع کر دیں۔ 1 منٹ۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا اور اپنے ماتحت کی طرف متوجہ ہو گیا جو ہانپتا ہوا اس کی طرف آیا تھا اور بے حد متوحش دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اس نے ماتحت سے پوچھا۔ ماتحت نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ سننے کے بعد اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، یہ اطلاع بھی دے دے کہ یہاں کسی کو شوٹ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ مر چکا ہے۔ تم نے باڈی گارڈ کو ختم کر دیا، سعادت نے چیخ کر کہا۔ خدا کی پناہ۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ بہکا۔ اس نے پھرتی سے وین کو سنبھالا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ سن تو لیا تم نے، سیمر نے چڑ کر کہا۔ وہ وین کے عقبی حصے میں بیٹھا اپنے ہیلمٹ سے چھٹکارا پا رہا تھا۔ میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جے بولا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تمہیں بر وقت وہاں پہنچ کر اسے غیر مسلح کر دینا تھا اور جسمانی طور پر اسے زیر کرنا تھا۔ یہ تمہاری غیر ذمہ داری تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری توقع سے بڑھ کر پھرتیلا ثابت ہوا۔ سیمر نے یہ کہہ کر اوور آل اتار پھینکا۔ تم بڑے عقل مند بنتے ہو۔ یہ بتاؤ میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچو، تمہارے ہاتھ میں ریوالور ہے اور ایک شخص تمہیں ریوالور سے نشانہ بنانے والا ہے۔ ایسے میں تم کیا کرو گے؟ پھر وہ سعادت سے بولا، ارے بھائی، تم گاڑی تیز نہیں چلا سکتے۔ چلا سکتا ہوں لیکن چلاؤں گا نہیں، سعادت نے جواب دیا۔ اگر انہوں نے سرنگ بند کر دی تو ہم یہاں چوہوں کی طرح پھنس کر رہ جائیں گے، اور اگر تیز رفتاری کی وجہ سے روک لیے گئے تو اور برا ہوگا، سعادت نے دلیل دی۔ جے نے سٹاپ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، 3.5 منٹ ہو چکے ہیں، 30 سیکنڈ کے اندر ہمیں سرنگ میں داخل ہو جانا چاہیے۔ سعادت 60 کی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وین فلائی اوور پر پہنچی۔ اب سرنگ دور نہیں تھی۔ کیلی کا کیا حال ہے؟ سعادت نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، عقبی حصے سے صفدر نے بتایا۔ وہ وہاں کیلی سے لگا ہوا بیٹھا تھا۔ کیلی چت لیٹا ہوا تھا۔ وہ پرشور انداز میں سانس لے رہا تھا۔ اس کی جلد کی رنگت زرد ہو رہی تھی، لیکن یہ غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ بے ہوش کرنے والی دوا کا رد عمل تھا۔ یہ بات جے نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ جے نے اس سلسلے میں بھی خاصی ریسرچ کی تھی۔ یہ امکان بھی تھا کہ کیلی کو کیا ہو جائے گی یا پھندا لگے گا، لیکن اب تک ایسی کوئی علامت سامنے نہیں آئی تھی۔ آل رائٹ، اب سب فرش پر لیٹ جائیں۔
जे ने हिदायत दी और फिर खुद भी लेट गया। उसी वक्त कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। सुरंग के कंट्रोल रूम का सुर्ख टेलीफोन के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर से बराह रास्त राब्ता था। जिसने कॉल रिसीव की वही 1 मिनट पहले अमेरिकी कॉन्सुलेट से सिक्योरिटी ऑफिसर की कॉल रिसीव कर चुका था। उसने पैगामात की किताब में कॉल का वक्त दर्ज किया, 8:21। फिर उसने इंटरकॉम पर एसपी को मुत्तला किया, सर पूना और बम्बई की दरमियानी सुरंग में हादसा हुआ है। सुरंग को दोनों तरफ से बंद किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को मुत्तला कर दिया गया है। एसपी ने पूछा, जी हाँ जनाब, लेकिन सुरंग में गोलियां भी चली हैं। एक आदमी फायरिंग से हलाक हुआ है। ये इत्तला सीआईडी को भी दे दो। और हाँ, तुमने किसी को वहाँ भेजा है? जी हाँ, लेकिन सबब कुछ और था। अभी अमेरिकी कॉन्सुलेट से फोन आया था। उनका एक सिफारतकार हादसे से जरा पहले सुरंग में दाखिल हुआ था। उसका रेडियो पर कॉन्सुलेट से राब्ता रहता है। वो अभी तक सुरंग से बाहर नहीं आया है। हो सकता है कि वो हादसे में मुलविस हो। एसपी ने कहा, ये बड़ा मनहूस सोमवार है, पूरा हफ्ता ही खराब गुजरेगा। सुरंग का दहाना नजर आते ही सादत का दिल डूबने लगा। सिग्नल की बत्ती सुर्ख कर दी गई थी। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें देर हो गई। बाएं जाने वाली लेन के साथ एक गश्ती कार खड़ी थी। उसे रास्ता बंद करने के लिए आड़ा खड़ा किया गया था। एक बावर्दी पुलिस मैन भी खड़ा था। आखिरी कार गुजर चुकी है। सादत बुड़बड़ाया, मैंने पहले ही कहा था कि तुम गाड़ी आहिस्ता चला रहे हो। सिमर ने तेज लहजे में कहा, अब मैं क्या करूं? सादत के लहजे में परेशानी थी। तोड़ फोड़ कर घुस जाओ, रुकने की जरूरत नहीं। सिमर ने मशवरा दिया, अहमकाना बातें मत करो। जे बोला, रुक कर उन्हें कायल करो, हमें लाजमन गुजरना है। लेकिन दोनों मशवरों में से एक पर भी अमल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई और गाड़ी होती तो उसे यकीनन वापस कर दिया जाता। पुलिस वाले ने एक नजर देखा कि वो डाक खाने की गाड़ी है। फिर उसने सादत को इशारा किया कि वो दाहिनी लेन से सुरंग में दाखिल हो जाए। जे ने सुकून की गहरी सांस ली। वो उठकर बैठा और अपने बाजू से चेहरे का पसीना साफ किया। दूसरे दोनों भी उठ बैठे थे। ये हम दुश्वार तरीन मरहले से गुजरे हैं, जे ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरसुकून हो जाएं। इस लम्हे से हम पूरे भारत की पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम हैं। हमारी तलाश में वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। और मिस्टर कोइन, अब तुम्हारी मेहरबानी से हम सिर्फ अगवा बराए तावान ही के नहीं, कत्ल के मुजरिम भी हैं। इसका लहजा सख्त था और इसकी गोद में पड़ा रिवाल्वर उसके हाथ में था। सिमर कोइन बेचैन नजर आ रहा था। क्या अब तमाम उम्र इस मौजू पर बातें होंगी? ये कोई मामूली मौजू नहीं। देखो, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ। चलो किसी हद तक ही सही। अगर मैंने उसे शूट ना किया होता तो वो मुझे शूट कर देता। सिमर ने बड़े तहम्मुल से उसे समझाया। और मैं ही नहीं, सफदर भी मारा जाता। फिर तुम कहाँ होते मिस्टर जीनियस? ये बताओ, तुम्हें रिवॉल्वर कहाँ से मिला? जे ने पूछा। ये भी एक पुलिस वाले का है। क्या? सिमर ने कंधे झटक दिए। एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का है, उसने वजाहत की। वो भी तो पुलिस वाला ही हुआ। उसने गुज़श्ता रात एक चीनी मंशियात फरोश के फ्लैट के बाहर मुझे पकड़ लिया था। मैंने रिवॉल्वर उसे छीना और उसे फ्लैट में बंद कर दिया। तुम फिक्र मत करो, उसे मेरे मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। वो मुझे कोई सेलर समझा था। भगवान मुझे कुव्वत देना, जे ने कराते हुए कहा। फिर दांत बींच कर पूछा, तुम चीनी मंशियात फरोश के फ्लैट में गए ही क्यों? यानी अगले दिन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद होना था और तुमने अमलन खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया था। मुझे कुछ माल खरीदना था एक दोस्त की मदद की खातिर। मैं मानता हूँ कि वो मेरी हमाकत थी, मगर अब मेरी मजम्मत करने से कुछ बदलेगा तो नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? इसलिए कि तुम पागल हो जाते जैसे अब हो रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, पुलिस ये रिवॉल्वर ट्रेस नहीं कर लेगी? उन्हें पता चल जाएगा कि जिस शख्स ने ये रिवॉल्वर छीना और जिसने बॉडीगार्ड को शूट किया, दोनों एक ही थे। यकीन करो, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जान सकेंगे। वो चीनी भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। काश ऐसा ही हो, जे ने सख्त लहजे में कहा। क्योंकि तुम्हारी वजह से पुलिस हम तक पहुंची तो हमारे हिस्से की जवाबदही भी तुम ही करोगे। 8:45 बजे पूना से बम्बई आने वाली सुरंग पुलिस वालों से भर चुकी थी। वहाँ तकरीबन हर ब्रांच के पुलिसमैन मौजूद थे। वजारत मवासलात ने एक बड़ी गाड़ी फराहम कर दी थी जिसमें रेडियो वायरलेस सिस्टम नस्ब था। उसे बस के एक चेसिस पर रख दिया गया था। वो आरजी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। उसे सुरंग के बाहर खड़ा कर दिया गया था। इसके अलावा सुरंग की इंतजामिया के इमरजेंसी ट्रक भी बाहर खड़े थे। उन्हें पुलिस ने सुरंग में दाखिल होने से रोक रखा था। उन ट्रकों के जरिए सुरंग में फंसी हुई गाड़ियां खींच कर निकाली जाती। पुलिस की जो गश्ती गाड़ी सबसे पहले मौका पर पहुंची थी, उसने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया था। 8 गाड़ियां ऐसी थीं जिन्हें टकराने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। जख्मियों की तादाद 16 थी। सुरंग में सीआईडी वालों की एक टीम मौजूद थी। वो लोग फंसी हुई गाड़ियों के उन मुसाफिरों से मुख्तसर पूछगछ कर रहे थे जो जख्मी नहीं हुए थे। पहला मसला ये जानना था कि सुरंग में क्या वाकया पेश आया है। बयानात आरजी हेडक्वार्टर में लिए जा रहे थे।
2 फोटोग्राफर हर जाविये से जाए वक़ुआ की तस्वीरें उतारने में मसरूफ थे। 6 अफराद पर मुश्तमिल 2 टीमें सड़क पर तेल के बड़े बड़े डब्बों के दरमियान कदमों के प्रिंट तलाश कर रही थी। एक टीम मर्सिडीज और मोटरसाइकिल पर मौजूद उंगलियों के निशानात उठा रही थी। 2 चले हुए कारतूस जो सड़क पर मिले थे उन्हें लेबल लगाने के बाद लेबॉर्ट्री भेज दिया गया था। 9 बजने में 10 मिनट पर एसपी अमेरिकी कौंसिलेट के सिक्योरिटी ऑफिसर होर्लिस स्टैनले के साथ वहां पहुंचा। स्टैनले ने मरने वाले को बॉडीगार्ड माइकल गार्नर की हैसियत से शिनाख्त कर लिया। उसके बयान के मुताबिक माइकल स्टेट डिपार्टमेंट हुकूमत अमेरिका का मुलाजिम था। इसका ताल्लुक सिक्योरिटी सर्विस से था। ये वो मौका था जब स्टैनले इस सिफारतकार का नाम बताने पर आमादा हुआ जिसकी हिफाजत माइकल के जिम्मे थी, वो जो गायब था। इससे पहले उसने अफसरान के इसरार के बावजूद उसका नाम नहीं बताया था। वो वक्त ऐसा था कि एयरपोर्ट का पार्किंग लॉट 3/4 खाली पड़ा था। सादत को डाक वैन अपनी रेंज रोवर के सामने पार्क करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। उसकी रेंज रोवर सुबह 7 बजे से वहां मौजूद थी। वो वैन से उतरकर रेंज रोवर की तरफ गया और अकबी दरवाजा खोलकर कैनूस के वो 2 सिलेंडर निकाले जिनमें सदाई कश्मीर के बादबान रखे जाते थे। वो 7 फुट लंबे और उनका निस्फ कुतर 2 फुट था। हर सिलेंडर में ऊपरी कतारों पर पीतल के किनारे वाले 2 सुराख थे जिनसे डोरी गुजार कर उन्हें कस दिया गया था। एक सिलेंडर में बादबान मौजूद था, वो बंधा हुआ था। सादत ने खाली सिलेंडर उतारा और डाक वैन के ड्राइविंग कंपार्टमेंट की खिड़की से जे की तरफ बढ़ा दिया। जे ने उसे वैन के अकबी हिस्से में खींचने के बाद खोल कर फैला दिया। फिर बेहोश कैली को उस सिलेंडर में मुंतकिल कर दिया गया। जे ने डोरी कई बार पीतल के किनारों वाले सुराखों से गुजारी और इस तरह बांधा कि ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया। ये मरेगा तो नहीं? सफदर ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। सांस तो नहीं रुक जाएगी इसकी? हमने बहुत एहतियात से बांधा है इसे। अब से 1 घंटे बाद ये आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगेगा, तब हमें इसे दूसरा इंजेक्शन देना पड़ेगा। इस काम से निपटने के बाद उन्होंने सिलेंडर में लिपटे हुए कैली को अकबी दरवाजा खोलकर वैन से निकाला। सीमर ने उसे कंधे पर लादा और रेंज रोवर के खुले हुए दरवाजे की तरफ ले गया। उसे वहां रखने के बाद उसने उस पर दूसरा सिलेंडर रखा, बादबान वाला। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। इतनी देर में वो हाँफ चुका था। उन्होंने वैन के अकबी हिस्से से अपने ओवरऑल, हेलमेट, रिवॉल्वर और वॉकी टाकी निकाले। दस्ताने वो वाहिद चीज थे जिन्हें उन्होंने वैन के अकबी हिस्से ही में छोड़ दिया। फिर जे ने कंधों से जोर लगाकर डाक वैन के अकबी दरवाजे के दोनों पट मजबूती से बंद कर दिए। यहाँ सीमर और सफदर उनसे जुदा हो गए। वो दोनों अलग अलग निकले। बाहर आकर वो मुख्तलिफ समतों में खासी दूर तक पैदल चले। फिर उन्होंने टैक्सी रोकी और ड्राइवर को ब्लू हेवन जेटी चलने की हिदायत दी। सादत और जे रेंज रोवर में बैठ कर निकले। सादत ड्राइव कर रहा था। उस वक्त तक एसपी ट्रैफिक कंट्रोल आरजी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका था। वो जोर दे रहा था कि सुरंग जल्द अज जल्द खोल दी जाए। उसकी बात भी माकूल थी। पूना वाली साइड सुरंग के बाहर गाड़ियों की 1 मील लंबी कतार थी। वहाँ ट्रैफिक अमलन मुअत्तल हो चुका था। फिर यह भी था कि अब तक तफ्तीश की गाड़ी जिस हद तक भी खिसकी थी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वजह से खिसकी थी। रिकॉर्ड की छानबीन के बाद साबित हो गया था कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट जाली है। इंजन नंबर से पता चला कि उसे गुज़िश्ता रोज विक्टोरिया पार्क से चोरी किया गया था। मर्सिडीज की चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई थी, मगर ये पता चल गया कि उसे इतवार की दोपहर एक पार्किंग में छोड़ा गया था और अभी 3 मिनट पहले ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने हार्बर रोड पर कचरा घर के करीब पलाई मौत दरियाफ्त की थी। ये इत्तला CID के चीफ सुनील मोहन को 9:04 पर मिली। उसने जान लिया कि ये सियासी अगवा का केस है जिसके साथ एक कत्ल भी नथी है। सुनील मोहन की उम्र 50 के करीब थी। वो इस कदर बासलाहियत था कि उसे अब तक किसी बहुत बड़े ओहदे पर फायज होना चाहिए था, लेकिन वो मुंह फट और समझौता न करने वाला आदमी था। उसके अफसरान उसकी जुबान से घबराते थे। वो गैर लचकदार और बाउसूल आदमी था। ऐसे लोग पुलिस में कहाँ चलते हैं। लोग उस पर हैरान होते थे कि वो यहाँ तक भी कैसे पहुँच गया, लेकिन इस बात पर कमिश्नर से लेकर नीचे तक सब मुत्तफिक थे कि पुलिस फोर्स में इससे अच्छा कोई तफ्तीशकार मौजूद ही नहीं, बल्कि कभी आया ही नहीं। और सुनील मोहन इस केस का इंचार्ज था। पुलिस हेडक्वार्टर की 3री मंजिल पर अपने ऑफिस से सुनील ने अपने अफसर आला डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को फोन किया। वो डायरेक्टर को मामले की संगीनी से पहले ही मुत्तला कर चुका था। अब उसने उसे ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह किया।